नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आज का आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि जो होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, अर्थात जो सोशलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं, इससे संबंधित ये क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है कि ऑप्शन ए के अंदर की एक कौशल का अज्ञान होना, या यहाँ पे बी के अंदर कहा गया मूल्य और विश्वास का अज्ञान होना, या ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे कहा गया अनुष्ठी संस्करण होता है, या ऑप्शन यहाँ पे डी के अंदर कहा गया एक संस्कृति को रीतियों और मंडों का शिक्षा। अब यहाँ पे अगर बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ए वाला देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि ये क्यों ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे वाले क्यों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। तो यदि बात किया जाए सामाजिकरण जो होता है वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति समाज, मूल्य, विश्वास, रीति रिवाजन, मानदंड और व्यवहार सीखता है। परिवार, स्कूल, साथी, समूह और मीडिया जैसे कारक मूल्य का अर्जन, अर्थात तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए सही बैठा है, संस्कृत का अनुदिष्ट संस्करण करते हैं जो कि ऑप्शन सी में कहा गया, और रीति रिवाजों की शिक्षा जो कि ऑप्शन डी कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कौशल का अज्ञान जो है, शायद कौशल का अज्ञान सामाजिकरण का भाग नहीं है, क्योंकि सामाजिकरण जो होता है वो सामाजिक सीखने पर केंद्रित होता है, ना कि कौशलों के अभाव पर। यह जैविक एक व्यक्तिगत सीख से जुड़ा हो सकता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो मुख्य तत्व जैसे कि प्राथमिक जो हमारा सामाजिकरण होता है वो क्या होता है, परिवार होता है, वहीं से हम चीजों को सीखते हैं। अर्थात दूसरा हमारा माध्यमिक होता है जो कि स्कूल समाज होता है, जहां से हम चीजों को सीखते हैं, जिसमें शिक्षक भी होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर सभी को सामाजिकरण में सहायता देते हैं। अर्थात सीखने के सब दो तरीके, सबसे पहला तो हम परिवार से सीखते हैं, उसके बाद स्कूल, विद्यालय, टीचर, साथियों के साथ सीखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे कहा गया है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेष लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो लड़कियां खास करके होती है घर जब स्कूल आती हैं उसके पहले घर का कार्य करती हैं, फिर जब स्कूल से जाते हैं फिर घर का कार्य करती हैं। तो यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको इस संबंध में क्या कार्य करना चाहिए। इससे संबंधित यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन देखेंगे इसका करेक्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको इसका बी वाला मिलेगा, अर्थात शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पे क्यों विकल्प बी ही सही है, इस पे अगर बात करें तो भारत में बहुत से बच्चे जो होते हैं, खासकर लड़कियां जो होते हैं, लड़कियां घर के काम का बोझ होता है था, उनके ऊपर बहुत सारा घर का काम होता है। यदि गृह कार्य केवल लिखने रटने वाला होगा तो यह उन पर अतिरिक्त बोझ बन जाएगा, क्योंकि उन्हें वैसे भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, और अगर आप बाहर से काम दे देंगे तो एक उनके ऊपर बोझ बन जाएगा और वे पढ़ाई से दूर हो सकती हैं। थोड़ा सा बात करें तो ऐसे गृह कार्य उनको दिए जाए जो स्कूल के पाठों को घर के वास्तविक गतिविधियों से जोड़े, जैसे कि सब्जियों से गणित होना चाहिए, घरेलू वस्तुओं से विज्ञान होनी चाहिए जिसको हम ईवीएस कहते हैं, बच्चों को बिना अतिरिक्त समय के लिए सीखने का अवसर देता है, और परिवार भी पढ़ाई में सहभागी बन जाता है।
थोड़ा सा आगे इसी में बात किया जाए तो अन्य विकल्प यहाँ पे क्यों गलत बैठते हैं। तो अगर बात करें ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए क्यों गलत है, क्योंकि कठोर दंड की यहाँ पे बात की गई थी जो कि बच्चों में डर और हीनता को बढ़ाता है, जो कि सीखने की प्रेरणा नहीं है। वर्तमान नीतियां जो है शारीरिक मानसिक दंड को निषिद्ध मानती हैं। वहीं पे देखते हैं ऑप्शन क्यों गलत है। तो ऑप्शन ए में आंसर सी में कहा गया था कि सुबह जल्दी उठने देर तक जागने पर जोर बच्चों से आराम व स्वास्थ्य के विरुद्ध है। श्रमिक माहौल वाले घरों में यह व्यवहारिक भी नहीं होता है। वहीं पे अगर बात करें ऑप्शन डी क्यों गलत होता है, तो हर बच्चे के लिए ट्यूशन की अपेक्षा सामाजिक असमानता बढ़ती है और शिक्षक जिम्मेदारी एक से पलायन जैसा है, इसलिए विद्यालय को ही अधिक समावेशी और सहयोगी बनना चाहिए। इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इसलिए संवेदनशील बच्चा केंद्रित दृष्टिकोण यही है कि गृह कार्य अर्थपूर्ण हो, जीवन से जुड़ा हो और बच्चों के मौजूद घरेलू दायित्वों को ध्यान में रखकर दिए जाए। अर्थात ऐसे गृह कार्य दिए जाए जो कि बच्चों के लिए घरेलू कार्यों से जुड़े हो, महत्वपूर्ण हो, इस प्रकार के गृह कार्य देने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि स्वयं तर्क से ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर देना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है समय को सर्वकार्य कर्तव्य से पालन करना और पाठ्यक्रम से, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है स्वयं को विकासात्मक दृष्टि से जोड़ना और शिक्षार्थियों को, या ऑप्शन यहाँ पे डी में कहा गया है अप्रत्यक्ष जैन शिक्षण को प्रोत्साहन करना और ऊपर परीक्षा। तो यहाँ पे अगर बात की इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि कक्षा में शिक्षिका की भूमिका को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी जो कि अप्रत्यक्ष जैन शिक्षण को प्रोत्साहन करना और ऊपर परीक्षा, ये वाला। अब इसका क्या मतलब है, क्यों दूसरे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इस पे अगर बात किया जाए तो आधुनिक जो शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य सुविधादाता था, जिसको हम फैसिलिटेटर कहा जाता है, और मार्गदर्शक जो कि गाइड का कार्य होता है। वह छात्रों को स्वयं ज्ञान खोजने और रचने के लिए प्रेरित करता है, न कि उत्तर थोपता है। अप्रत्यक्ष शिक्षण विधियां जो है जैसे कि खोज विधि, समस्या समाधान विधि, समूह कार्य विधि छात्रों की सक्रियता को बढ़ाती है। परीक्षा केवल मूल्यांकन का साधन है, मुख्य लक्ष्य नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, सह निर्माता है। आगे थोड़ा सा इसी में बात करें तो शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अगर भूमिकाओं में बात करें तो सबसे पहली शिक्षक की भूमिका होती है कि सुविधादाता, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराकर स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, अर्थात संसाधन उपलब्ध करे जिससे बच्चे स्वयं को कार्य को कर सके। या फिर यहाँ पे मार्गदर्शक होता है, अर्थात प्रश्नों से सोच विकसित करना जिससे वो खुद उत्तर को रटे ना, खुद उत्तर निकालने की कोशिश करें। या फिर यहाँ पे प्रोत्साहन जो कि विविध विधियों से रुचि बनाए रखना होता है। अन्य विकल्प अगर गलत होते हैं, क्योंकि जैसे कि ए में कहा गया था शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो कि पुराना है, छात्र सक्रिय भागीदार यहाँ पे नहीं होता है। वहीं पे बी में बात की गई थी कि पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम पे बात की गई थी जो कि छात्र केंद्रित होना चाहिए, इसलिए गलत होता है। और ऑप्शन सी इसलिए गलत होता है क्योंकि विकासात्मक दृष्टि जो है यहाँ पे अपूर्णता बात की गई थी, अर्थात सुविधा प्रदान करना मुख्य होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 में, जिसके अंदर कहा गया एक सामान्य कक्षा में क्या होता है। ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, अर्थात एक सामान्य कक्षा होती है। कहा गया ऑप्शन ए में कि वहां पे बच्चे जो होते हैं अध्यापक का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वैसा करते हैं। या ऑप्शन बी में कहा गया है कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन एवं सहयोग लेते हैं, अर्थात ये अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों से जो है मार्गदर्शन एवं सहयोग लेते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनको प्रत्यायोजन योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित रूप से परीक्षा लेता रहता है। या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपको बी वाला देखने को मिलेगा, जहां पे बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन एवं सहयोग लेते हैं।
अब थोड़ा सा डिटेल से अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सामान्य कक्षा जिसको हम आइडियल या नॉर्मल क्लास की बात करें तो वह होती जहां शिक्षक और छात्र जो होते संबंध सहयोगात्मक होना चाहिए और सकारात्मक हो। बच्चे स्वयं भूमि अर्थात अनुशासन के बजाय शिक्षक के मार्गदर्शन से सीखते हैं। आधुनिक शिक्षा जो कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक और सुविधादाता की भूमिका निभाता है जो अधिगम को आसान बनाता है। थोड़ा सा बात करें मुख्य विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली होती है सहयोग, अर्थात शिक्षक एक संसाधन की तरीके से प्रेरणा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता है। वहीं पे बात करें सक्रिय अधिगम, तो जो कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, समूह कार्य में भाग लेते हैं, ये भी क्या एक मुख्य विशेषता है। उसका बात करें सकारात्मक वातावरण, अर्थात डर या अनुशासन के बजाय प्रेरणा और विश्वास का माहौल बनाना चाहिए क्लास के अंदर। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे अन्य विकल्प क्यों गलत हो जाते हैं। जैसे कि ए में कहा गया था गलत हुआ क्योंकि सम्मान का यहाँ पे अभाव है जो कि अराजकता को दर्शाता है और सामान्य कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। वहीं पे बी के अंदर सी के अंदर कहा गया गलत है क्योंकि परीक्षा मात्र मूल्यांकन की बात की गई थी जो कि उत्सुकता का कारण है, ये लगातार परीक्षा तनाव बढ़ाती है। वहीं पे डी वाला गलत हो जाता है क्योंकि दंड यहाँ पे कहा गया जो कि दंड आधारित शिक्षा पुरानी और हानिकारक है। आरटी 2009 के अनुसार शारीरिक दंड निषिद्ध करता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 135 पे, जिसके अंदर कहा गया है ज्ञान के एक वाद असंबंध भाग को प्रस्तुत करना। कौन सा प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है शिक्षार्थियों को लिपि दर्शमक को प्रस्तुत करना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि अपने तर्क से लिपि प्रशिक्षण कराने में शिक्षार्थियों को सहायता करना, या ऑप्शन यहाँ पे डी के अंदर सी के अंदर कहा गया है शिक्षक को कहाँ को कठिन हो और शिक्षार्थियों को कार्य को आसान बना, अर्थात शिक्षक को कहाँ पे कठिनाई हो रही इनसे संबंधित ऑप्शन है। या लास्ट में कहा गया है कि शिक्षार्थियों को लिपि अवधारणात्मक को संभाष को प्राथमिकता करना। अब इसमें से अगर बात की करेक्ट ऑप्शन की तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्यों ये होता है इस पे थोड़ी सी अगर बात किया जाए तो गलत शिक्षण पद्धति अर्थात ज्ञान को असंबंध या असंबंधित भागों में प्रस्तुत करना रटंत अधिगम अर्थात रोट लर्निंग जो होती है को बढ़ावा देता है। इससे बच्चे तथ्यों को बिना समझे याद करते हैं जो दीर्घकालिक स्मृति और समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम पूर्णतः जो होता है अर्थात तो होलनेस की अगर बात करें पर आधारित होता है। किस पे होता है, तो यहाँ पे कुछ एनसीएफ 2005 के अनुसार का कुछ पॉइंट है जैसे कि ज्ञान को संबंध और अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें। इसके बाद फिर कहा गया पूर्व ज्ञान से जोड़े अर्थात ऐसे कुछ उदाहरण दो या ऐसी पढ़ाई करो जो कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको बताना चाहिए। फिर कहा गया समग्र दृष्टिकोण अपनाना जो कि कटा या फाड़ा जा सके। इसके बाद थोड़ा सा बात करें अन्य विकल्पों का खंडन हुआ क्योंकि यहाँ पे बी में कहा गया सही दृष्टिकोण जो कि तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सी के अंदर सही है क्योंकि यहाँ पे शिक्षण को सरल बनाता है, और डी वाला सही था क्योंकि अवधारणात्मक समझ पर जोर देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि संज्ञानात्मकता क्या है अर्थात तो संज्ञानात्मकता क्या है इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि संज्ञानात्मकता 2000 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से स्वाभाविक विलक्षणता है, या यहाँ पे फिर कहा गया सुज्ञानता बुद्धि के अनेक प्रकारों को शामिल करने वाली एक संकल्पना है, या ऑप्शन में कहा गया बुद्धि के एक प्रकार जो समग्र नहीं होता है, या ऑप्शन डी में कहा गया समस्याओं के मिलिक और अप्रसारी समाधानों को पहचानने की योग्यता है। अब बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो बी वाला हो जाएगा। क्यों भी होता अगर बात किया जाए तो सुज्ञानात्मकता था जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है जो पारंपरिक आईक्यू या बुद्धि लब्धि की एकल माप को अस्वीकार करता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि पहचानी जो सभी मनुष्यों में अलग अलग मात्रा में विद्यमान होती हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बात करें गार्डन की 8 बुद्धियां क्या है, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया भाषाई बुद्धि, जहां पे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं।
फिर यहाँ पे तार्किक या गणितीय, जो यहाँ पे लोग तर्क गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर अंतर्द्वतीय होता है जिसको हम स्व जागरूकता कहते हैं। फिर यहाँ पे आत्मीय, जो कि यहाँ पे दूसरों को समझना होता है। संगीतात्मक, जहाँ पे ध्वनि लय से संबंधित कार्य किए जाते हैं। शारीरिक सिंथेस्टिक अर्थात शारीरिक कुशलता से संबंधित होता है। दृश्य स्थानिक अर्थात चित्र या स्थान देखने या चित्र बनाने से संबंधित कौशल होता है। प्रकृति बोधक अर्थात प्रकृति को समझने का गुण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 यहाँ पे 37 पे, जिसमें कहा गया कि बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देने वाले प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि बैकरी का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है व्यक्तिगत निर्देशित प्रशिक्षण, या ऑप्शन सी में कहा गया है व्यक्तिगत मनोवृत्ति प्रशिक्षण, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया अविषायी चिंतन और अनंगनात्मक चिंतन। अब बात करें इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी वाला। क्यों होगा बी, इस पे अगर बात किया जाए तो व्यक्तिगत निर्देशित प्रशिक्षण अर्थात इंडिविजुअल जो होता है, यहाँ पे गाइडेड इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, वह प्रशिक्षण विधि होती है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत रुचि, क्षमता, गति और आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रता दी जाती है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है तथा इसकी अगर कुछ मुख्य विशेषताओं पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्रता अर्थात बच्चों को अपने रुचि विषय कार्य चुनने की स्वतंत्रता होती है, और यहाँ पे लचीलापन भी होता है क्योंकि एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के कार्य हो सकते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत होता है अर्थात प्रत्येक बच्चे का क्या है, यहाँ पे अलग अलग लक्ष्य व मूल्यांकन को भी निर्धारित किया जाता है। अगर बात करें ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं दूसरे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में कहा गया था बैकरी, जो कि बैंक स्ट्रीमिंग अर्थात क्षमता अनुसार समूह बनाना स्वतंत्रता नहीं है। वहीं पे सी वाला इनकरेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे मनोवृत्ति प्रशिक्षण की बात की गई है, जो कि भावना परिवर्तन कार्य स्वतंत्रता से असंबंधित है। वहीं पे लास्ट वाले में कहा गया था अवसारी या अलंघनात्मक या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि यहाँ पे फिर से आपका जो है सोच प्रकार या प्रशिक्षण विधि नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 138 पे, जिसके अंदर कहा गया कि बुद्धि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए कहा गया है बुद्धि जो होता है उन्नयन ही और उसमें परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया बुद्धि का विकास मानककृत प्रशिक्षणों से बुद्धि लब्धि को प्रकट करता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया बुद्धि का विकास गति संयोजक भाषा स्मृति की जटिलताओं से होता है, या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया बुद्धि विद्यालय में अर्जित प्रश्न करने की योग्यता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन तो सी वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे, तो बुद्धि विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का क्रमिक विकास होता है। यह जेनेटिक प्लस पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो बुद्धि के घटक जैसे कि जो विकसित होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गति अर्थात तो बच्चों के अंदर मानसिक प्रसंस्करण भी होता है, ये बुद्धि का एक घटक है। दूसरा संयोजक अर्थात जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये भी क्या होता है बुद्धि का घटक है जहाँ पे तर्क संगत होते हैं। इसका भाषा अर्थात लैंग्वेज भी क्या होता है बुद्धि का घटक है जहाँ पे शब्दावली वाक्य निर्माण चीजें सीखी जाती हैं। स्मृति अर्थात मेमोरी ये भी बुद्धि का घटक है जहाँ पे कार्य स्मृति दीर्घकालिक शब्द होते हैं। इसके बाद जटिलता अर्थात कॉम्प्लेक्सिटी अर्थात जहाँ पे समस्या समाधान स्तर होते हैं। और स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है जहाँ पे जी फैक्टर जो कि समान बुद्धि से, एस फैक्टर जो कि विशेष क्षमता से संबंधित होता है। और अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं क्योंकि जैसे कि ऑप्शन ए में कहा गया था ए क्योंकि गलत है, बुद्धि परिवर्तनशील है जहां पे इन्होंने कहा था ये स्थिर रहती है। वहीं पे बी के अंदर कहा गया था कि गलत है क्योंकि आईक्यू प्रशिक्षण जो है स्थिर माप देते हैं, विकास प्रक्रिया नहीं दर्शाते हैं। वही डी वाला गलत हो जाता है क्योंकि प्रश्न करना पहलू है, बुद्धि व्यापक नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 139 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि समवर्ती कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन ए में कहा गया कक्षा को लिपि योजना बनाना जो प्रत्येक बच्चे के साथ गति से हो, या ऑप्शन बी में कहा गया यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे, या ऑप्शन यहाँ पे सी में कहा गया है बच्चों के माता पिता को व्यवसाय को जाना तक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के व्यवसाय को
जान सके। या ऑप्शन डी में कहा गया है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को विकसित करने के अवसर मिले। और बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। तो समवर्ती कक्षा जिसको हम मल्टी ग्रेड क्लास रूम कहा जाता है, वह कक्षा होती है जहां पर एक ही शिक्षक विभिन्न आयु या कक्षा स्तर के बच्चों को एक साथ क्या करता है, पढ़ाता है। ग्रामीण में सामान्य यहाँ शिक्षिका की मुख्य भूमिका है वैयक्तिक भिन्नता को सम्मान देना। थोड़ा सा आगे बात करें तो समवर्ती कक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि मिश्रित आयु समूह, अर्थात तो कक्षा 1 से 5 तक के साथ सभी बच्चों को साथ रखा जाता है। फिर यहाँ पे सीमित समय, अर्थात तो अधिक बच्चे एक साथ काफी समय तक रहते हैं। वैयक्तिक लक्ष्य प्रत्येक के लिए यहाँ पे, अर्थात सभी के यहाँ पे व्यक्तिगत लक्ष्य भी दिए जाते हैं। सह शिक्षण, अर्थात यहाँ पे बड़े बच्चे छोटे को सिखाते हैं, सह शिक्षण अर्थात एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। आरटी 2005 एवं एनसीएफ की अकॉर्डिंग बात करें तो प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति का अवसर यहाँ पे मिलता है। और अन्य विकल्पों की बात किया जाए क्यों गलत हो जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में कहा गया था लीपी योजना एक समान नहीं हो सकती है, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग आवश्यकता होती है। वहीं पे बी में मानक निर्देश सभी के लिए अनुपयुक्त होते हैं, जो कि व्यक्ति भिन्नता होना चाहिए। वहीं पे व्यवसाय जानकारी अप्रासंगिक और क्षमता विकास मुख्य होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 140 के अंदर, जहां पे कहा गया अधिगम आसक्तता वाले बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया है कि दुर्व्यवहार या सदैव व्यवहार को आसानी से प्रदर्शित करते हैं, या सी वाले ऑप्शन में कहा गया है दुर्व्यवहार या सदैव व्यवहार को क्या करते हैं, आसानी से प्रदर्शित करते हैं। या फिर यहाँ पे कहा गया है आगे ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 बार सी वाला प्रिंट हो गया है, तो बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। अगर बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट रहेगा, जो कि दुर्व्यवहार सदैव व्यवहार को आसानी से प्रदर्शित करते हैं। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो अधिगम आसक्ता जो होती है, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, इसके अंदर वह स्थिति यह होती है जहां पे बच्चे बुद्धि सामान्य होती है, लेकिन विशिष्ट अधिगम क्षेत्र जैसे कि पढ़ना लिखना गणित की क्वेश्चन में कठिनाई होती है। आईक्यू इनका सामान्य होता है, अर्थात 90 से 110 होता है, लेकिन उपलब्धि कम होती है। अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें, जैसे कि बुद्धि सामान्य यहाँ पे होती है, विशिष्ट उनके अंदर अधिगम में कमी थोड़े को देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, मानसिक मंदता नहीं होती है। थोड़ा सा बात करें के लक्षण, तो यहाँ पे लक्षण जैसे कि पढ़ना डिसलेक्सिया हो गया, लिखना डिस्ग्राफिया हो गया, गणित से प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए के अंदर कहा गया था सम्मान न करना व्यवहार समस्या, अधिगम आसक्ता संज्ञानात्मक है। वहीं पे बी वाला गलत होता है, क्योंकि इसमें सभी कार्यों में नहीं कहा गया था, केवल विशिष्ट क्षेत्रों में। वहीं पे डी वाला गलत होगा, क्योंकि मानसिक मंदता अलग स्थिति है। अब यहाँ पे आज के होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।